नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कृषि के विभिन्न जो प्रारूप हैं उनके बारे में अध्ययन किया। विभिन्न कृषि के जो प्रकार हैं उनके बारे में हमने बात की। आज हम एक ऐसी कृषि की बात करेंगे जो फसल और पशु दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोनों का इनका व्यवसाय साथ साथ चलता है और इसी कारण क्योंकि कृषि और पशुपालन को हम व्यापारिक रूप से इनको इस्तेमाल किया जाता है व्यापारिक रूप से, इस कारण से इसको हम मिश्रित कृषि का नाम भी देते हैं। क्योंकि इस कृषि में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी प्रमुखता से किया जाता है और इसी कारण हम इसको मिश्रित कृषि का नाम देते हैं। इस कृषि की जब हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, इनके क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, तो विश्व के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जहां घास के मैदान पाए जाते हैं या स्थित हैं, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि ज़्यादा देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र जहां घास के मैदान पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में मिश्रित कृषि पाई जाती है या की जाती है। क्योंकि इस कृषि का आरंभ यूरोपीय देशों में, यहां से इस कृषि का आरंभ होता है यूरोप से, लेकिन इसका विस्तार अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पंपाज, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन क्षेत्रों में भी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद में यहाँ जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण यहाँ से जनसंख्या स्थानांतरित होकर इन क्षेत्रों में प्रवास करती है। यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या की जो मांग थी और वातावरण की अनुकूल दशाओं के कारण इस कृषि को इन क्षेत्रों में विकसित किया गया। इन क्षेत्रों की या इन देशों की बात करते हैं जहां मिश्रित कृषि की जाती है। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश जो देश हैं उन देशों में, साथ ही रूस का जो क्षेत्र है, घास का जो क्षेत्र है, यहाँ अमेरिका का जो मध्यवर्ती से पूर्वी जो भाग है उन क्षेत्रों में, और दक्षिण अमेरिका का पंपाज क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड, ये मिश्रित कृषि के विश्व में महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर पशुपालन के साथ साथ कृषि फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पहले भी जनसंख्या सघनता की बात की, इस कृषि का जो विकास हुआ वो ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यानी जनसंख्या की जो सघनता है वो अधिक देखने को मिलती है। अधिक बसे हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर इस कृषि का विकास हुआ। जब हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं, अधिक बसे हुए क्षेत्रों की बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर अधिक आय वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा पाई जाती है, ज़्यादा होती है, और इसके कारण से इसके जो उत्पादित जो पदार्थ हैं वो उनकी खपत इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। क्योंकि ये कृषि इस प्रकार की कृषि है जिसमें लागत अधिक आती है, लेकिन साथ साथ इसमें आमद भी अधिक होती है। यानी इस कृषि में, मिश्रित कृषि में लागत के साथ साथ आय भी अधिक होती है। तो इसके कारण से यहां दोहरा लाभ इनको मिलता है। यानी कृषि उत्पाद से भी और पशुओं के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, चाहे वो मांस हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो या अन्य पदार्थ हो, तो दोहरा लाभ यहाँ कृषक को मिलता है। तो लागत के साथ साथ आमदनी भी इन क्षेत्रों में अधिक होती है।
इस कृषि के द्वारा एक महत्वपूर्ण बिंदु की जब हम बात करते हैं, अधिक उपभोक्ता इन क्षेत्रों में मिल जाते हैं क्योंकि शीतोष्ण प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है या पाई जाती है। बाजार की निकटता, जो कि किसी भी फसल उत्पादन के लिए अगर बाजार उसके निकट होता है तो उसको आमद की जो संभावना है वो अधिक होती है। तो बाजार की निकटता होने के कारण मिश्रित कृषि के जो उत्पाद हैं उनकी खपत निकट बाजार होने के कारण वहां हो जाती है। अधिक उपभोक्ता होने के कारण भी यहाँ इन उत्पादों की खपत हो जाती है। साथ ही जो कि महत्वपूर्ण कृषि है, यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से इनका प्रबंध किया जाता है, उचित प्रबंध किया जाता है, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे वो पशुओं से संबंधित हो, पशु व्यवसाय से संबंधित हो। इन दोनों का उचित प्रबंधन यहाँ कृषक के द्वारा किया जाता है। साथ ही जलवायु की अनुकूलता के कारण, यानी यहाँ पर न तो ज्यादा कम टेम्परेचर देखने को मिलता है और न ही यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, मध्यम श्रेणी की वर्षा यहाँ देखने को मिलती है, मध्यम तापमान देखने को मिलते हैं। फलस्वरूप जलवायु रहने के लिए अनुकूल यहाँ जलवायु पाई जाती है। तो अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ बड़े बड़े नगर विकसित हुए हैं, बसे हुए हैं, जिसके कारण से इन बड़े नगरों के पास इस खेती का जो विकास है वो अधिक हुआ है। जब हम कृषि और पशु, क्योंकि हम मिश्रित कृषि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फसल उत्पादन और पशु के द्वारा जो उत्पादन होता है वो दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पशु भी महत्वपूर्ण होता है और फसल भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि दोनों के द्वारा हम उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए कृषि और पशु दोनों महत्वपूर्ण हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम पशुओं के माध्यम से जैविक पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो मांस हो, दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, या अन्य पदार्थ जो हम पशुओं से प्राप्त कर रहे हैं। और फसल उत्पादन से भी हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो फसल उत्पादन को हम व्यावसायिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसको हम बाजार में भी बेचते हैं, साथ साथ पशुओं के चारे के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोहरे लाभ के रूप में हमारे लिए ये दोनों चीज हो गई। तो इस कारण से यहां कृषक को दोहरा लाभ प्राप्त होता है। जब हम इनके फार्म हाउस की बात करते हैं तो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका दोनों क्षेत्रों की अगर तुलना करते हैं तो दोनों क्षेत्रों में हमें फार्म जो है, खेती की जो फार्म है, उनके आकार में आपको पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। हम उत्तरी अमेरिका में यूएसए की बात करते हैं तो आपको 400 से 800 हेक्टेयर बड़े कृषि फार्म देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे हम यूरोप की बात करते हैं, यहाँ 30 हेक्टेयर तक के कृषि फार्म हाउस देखने को मिलते हैं, देखे जाते हैं। लेकिन जब हम यूरोप की बात करते हैं, बहुत, क्योंकि देशों के आकार बहुत छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पर कम क्षेत्रफल में आपको कृषक के फार्म हाउस देखने को मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम पश्चिमी यूरोप, रशिया और अमेरिका के जब हम फसल उत्पाद और पशु उत्पाद की बात करते हैं, पशुपालन व्यवसाय की बात करते हैं, तो दोनों में आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। और वो अंतर है, अमेरिका में विस्तृत रूप से गेहूं और मक्का की कृषि की जाती है, तो यहाँ मक्के का जो उत्पादन होता है वो पशु चारे के रूप में अधिक होता है, यानी जो बचता है उसको बाजार में भेज दिया जाता है और मक्के का अधिकांश जो भाग है
वो पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। जब भी हम यूरोप की बात करते हैं तो यहाँ पर खाद्यान्न के रूप में मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ अंतर अपने को देखने को मिलता है। और जब हम इनके संबंधों की बात करते हैं तो मक्का और पशु में एक मधुर संबंध यहाँ देखने को मिलता है, घनिष्ठ संबंध यहाँ पाया जाता है, क्योंकि मक्के की फसल को यहाँ पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह स्थिति आपको यूएसए के पूर्वी भाग में अधिक देखने को मिलती है। यानी इन क्षेत्रों में जहां पर मक्का पेटी का विस्तार पाया जाता है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के घनिष्ठ संबंध पशु और फसल में अमेरिका के यूएसए के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं। इन फार्म हाउस या फार्म गृह की जब बात करते हैं तो इनको हम फार्म स्टेड भी बोलते हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिश्रित कृषि वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में खेत में काम करने वाला मजदूर के मकान भी आपको मिलेंगे, पशुओं के बाड़े भी इन क्षेत्रों में मिलेंगे, अनाज के भंडार भी यहां मिलेंगे, कृषि से संबंधित जो उपकरण हैं, मशीनें हैं, वो भी फार्म हाउस में या फार्म स्टेड में मिलेंगे। तो इनको हम फार्म गृह या फार्म स्टेड का नाम देते हैं। यानी विस्तृत जो कृषि प्रणाली है, मिश्रित जो कृषि है, उसके अंतर्गत हमें जो मिश्रित कृषि वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में एक अलग भूदृश्य देखने को मिलता है, जिसमें मजदूरों के मकान, मशीनी उपकरण, कृषि से संबंधित जो मशीनी उपकरण होते हैं, पशुओं के जो बाड़े होते हैं, जो उत्पाद के जो भंडार है, अनाज के जो भंडार है, वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनको एलिवेटर्स का नाम देते हैं। तो अलग प्रकार का भूदृश्य इन कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात हमें इस कृषि में देखने को मिलती है, फसल चक्र। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पंपात क्षेत्र हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यहां पर इन क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। और जैसे हम बात करते हैं अमेरिका की, तो यहां 6 वर्षीय फसल चक्र अपनाया जाता है। और इस 6 वर्षीय फसल चक्र में प्रति वर्ष अलग अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाया जा सके। और इस 6 वर्षीय फसल चक्र में जैसे प्रथम वर्ष हम ओट की फसल करते हैं, द्वितीय वर्ष में हम सलजम की फसल करते हैं, तृतीय वर्ष में भी ओट की फसल करते हैं, चौथे वर्ष में क्लोवर की फसल करते हैं, पांचवें वर्ष हम गेहूं की फसल करते हैं और छठे वर्ष भी हम गेहूं की फसल करते हैं। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में एक निश्चित फसल क्रम या फसल चक्र देखने को मिलता है। अलग अलग सालों में अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सके। अब जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी यह फसल चक्र अपनाया जाता है, लेकिन वहां पर यह लाभप्रदक नहीं होता है, कम लाभप्रदक होता है, क्योंकि यहां पर मक्के का जो उत्पादन है वो खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां हम कृषि से उत्पाद जो होता है उसकी बात अगर करते हैं तो अमेरिका, यूरोप, जहां पर अधिकांश जो मिश्रित कृषि वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसकी तुलना करते हैं तो प्रति व्यक्ति जो उत्पाद है वो कम होता है, और वो इस कारण होता है क्योंकि जनसंख्या की सघनता इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम जब उत्पादन की हमने बात की
स्पष्ट रूप से यहां अंतर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम पंपास, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं, आयरलैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो यहां पर स्थायी चारागाह की संख्या हमें ज्यादा देखने को मिलती है। स्थायी चारागाहों की संख्या यहां ज्यादा होती है। तो क्योंकि ये जो मिश्रित कृषि वाले जो क्षेत्र हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं, बाजार निकट होता है, सघन आबादी वाले क्षेत्र होते हैं और परिवहन की जो सुविधा है इनमें बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण से उत्पाद को हम बाजार में बेच सकते हैं। तो इसके कारण से इस कृषि को करने वाले जो कृषक हैं उनको अधिक आमदनी प्राप्त होती है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद।